स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपेक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जितना ही आप किसी से अपेक्षा रखते हो उतने ही दुखी रहोगे। वैसे ही महिलाओं के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं और जीवन भर दुखी रहेंगे। अपने से मतलब रखो, खुश रहोगे। तुलना करना ये बहुत बड़ा आपके लिए ड्रॉबैक होता है ज़िंदगी में। ऐसे ही एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो थी तो बहुत सामान्य घर की, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, हैंडसम थी। उसकी शादी तय हो जाती है और तय हो जाती सामान्य लड़के से। उसकी बहुत कल्पनाएं थी कि मेरा पति खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, पैसे वाला होगा, सुख सुविधा हमको देगा, लेकिन होता उसके विपरीत है। लड़का सामान्य दर्जे का था तो संस्कारी, लेकिन उसके पास पैसा तो था, लेकिन इतना पैसा नहीं था जितना वो अपेक्षा करती थी, ना इतना मॉडर्नाइज, वो फैशनेबल था। वो सामान्य सा लड़का था। चूँकि उसको शादी इसलिए करनी पड़ी कि उसके माता पिता ने बहुत दबाव बनाया और डेली माँ की बात सुनती। पिताजी बीमार रहते तो उसको शादी करनी पड़ी। शादी करके अपने पति के घर आती है। उसका पति पवन बहुत ही अच्छा था, होनहार लड़का था। जैसे ही पहले दिन सुहागरात में जाता है, ममता लड़की का नाम था, ममता के पास जैसे जाता है और उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है, तैसे ममता डांट देती है, कहती दूर रहो हमसे, हमारे नज़दीक ना आना, क्योंकि तुम हमारे लायक नहीं हो। अपना चेहरा तुमने आईने में देखा है? हमारी भी तमन्ना थी बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़के से शादी हो, जो मॉडर्नाइज हो, लेकिन तुम तो देखने में कैसे लग रहे हो, मग्घा टाइप का। स्तब्ध हो जाता है पवन ममता से कहता है ये क्या हो गया, लेकिन संस्कारिक लड़का था, हल्ला दंगा वाला वो नहीं था। ममता से कहता है कि ममता अगर ऐसी बात थी, मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो उसने कहा मौका कहाँ मिला, आनंद फानंद में शादी हो गई, मेरी माँ मरने लगी थी, इस वजह से हमको शादी करनी पड़ी। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उसके दिमाग में आया कुछ दिन बाद इसका दिमाग सही हो जाएगा, अभी नई नई बात है। 2-3 दिन बीतता है, लेकिन ममता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो इस तरह व्यवहार कर रही थी कि किसी तरह से पवन उसको तलाक दे दे। अब पवन चूँकि उसका बेचारा वो घर चलाने वाला आदमी था, अपने माता पिता की निगाह में वो सोचता था कि उसकी पत्नी को कोई कुछ कहने न पाए। वो दोनों का सपोर्ट करता था, माता पिता की भी सपोर्ट करता था, पत्नी का भी सपोर्ट करता था, लेकिन पत्नी की मिसबिहेव इतना था, उसका व्यवहार इतना ख़राब था, तो कितना दिन तक झेला जा सकता था। उसने सोचा कि बात कुछ आगे बिगड़े इससे पहले मैं जहाँ नौकरी करता हूँ क्यों न ममता को लेकर चला जाऊँ, वहाँ मैं समझाऊँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा, हो सकता है इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। अपनी पत्नी ममता को लेकर शहर चला जाता है और प्यार से कहता है कि देखो ये है तुम्हारा छोटा सा आशियाना। ममता कहती ये पिजड़े में कौन सा मकान है, ये छोटा सा मकान में लेकर आए, ऐसा बोल रहे हो कि जैसे तुम महल में लेकर चले आए। डांटती है ममता, उससे व्यवहार गड़बड़ करती है। उसके बाद कहता है अच्छा ममता बैठो, बैठाता है। उसके बाद पानी खुद लेकर आता है, ममता को पानी देता है, नाश्ता देता है। उसके बाद दोनों लोग थके थे, सो जाते थे। सुबह उठती है, कहता है पवन की ममता उठो, नाश्ता तैयार करो। तो ममता कहती हमें सोना है, तुम्हें जो करना हो कर लो। पवन क्या करे, शरीफ लड़का था, वो किचन की तरफ जाता था। नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद उसने नाश्ता तैयार किया, और नाश्ता तैयार करने के बाद एक प्लेट ममता के सामने लाके रख देता है, वो सब ढक देता है, और कुछ एक कागज़ भी वहाँ पे रख देता है। खुद नाश्ता करता है, जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस जाता है तो ममता सो के उठती है तो देखती है नाश्ता उसके सामने रखा था। वो फ्रेश होके आती है, बगल में देखती थी कागज़ भी रखा था, कागज़ को पढ़ती है और वो उसमें लिखा था कि ममता रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी की तरह की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे मेरे साथ व्यवहार कर रही हो, जैसा कर रही हो तुम जान रही हो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये तकिए के नीचे रखे हैं, उसको ले लो, जाओ तुम ऐश करो, शॉपिंग करो, फिल्म देखो, चाहे जहाँ भी जाओ, लेकिन कभी दुखी न रहना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। चाय पीती है ममता, सोचती है चलते हैं, पैसा तो मिल ही गया 10,000 रुपये, शॉपिंग करने में जाती हूँ। जाती है, माल में जैसे घुसती है, उसको उसकी एक फ्रेंड
रेखा जो स्टूडेंट थी, तो रेखा एक फ्रेंड थी उसकी, वो मिल जाती है। रेखा बनी ठनी एकदम स्मार्ट बनी ठनी थी, एकदम जेवरात लादे हुए थी। वो कहती है ममता तुम कैसी हो? कहती है ठीक हूँ। रेखा का हाव भाव देख कर, उसके जेवर देख के, उसका कपड़ा लत्ता देख करके ममता को और जलन होने लगती है। इतने में रेखा कहती है तुम अपने जीजा जी से नहीं मिली? बुलाती है, एक आदमी हैंडसम खूबसूरत से आता है, उससे कहती है तुम्हारे जीजा जी हैं, परिचय कराता है। ममता प्रणाम करती है। वो भी कहता है अरे ये तुम्हारी सहेली हैं, ये तो बड़ी सीधी सादी देखने में लग रही हैं। सीधी सादी से मतलब गांव देश में बड़ा मग्घा टाइप का माना जाता है मित्रों। ममता को और जलन होने लगती है कि कितना स्मार्ट हमारी रेखा का पति मिल गया है। इतने में रेखा का पति रेखा को लेकर एक ज्वेलरी में ममता के सामने जाता है, एक बहुत अच्छा उसको लॉकेट दिलाता है। लेकिन रेखा एकदम ममता जल भुन जाती है और परेशान हो जाती है, और पवन के ऊपर उसको नफ़रत होने लगती है कि हमारा पति कितना बेकार है, कितना वाहियात है, देखने में देहाती जैसा है, देखने सुनने में बेकार भी है। देखिए एक रेखा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितना अच्छा पति उसको मिला है। यही सोचते हुए अपने घर पे वो आ जाती है। घर पे आ जाती है और सारा जितना घर का सामान था, इतना गुस्से में थी, सब इधर उधर फेंकने लगती है। उसके बाद खुले बाल लेकर जाके चारपाई पे बेड पर लेट जाती है। आता है जैसे शाम को पवन, तो उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है, कहीं तुम किसी लायक हो, लेबर क्लास के, किसी काम के नहीं हो, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी किस्मत फूटी थी तो तुम्हारे से शादी हुई। वो कहता है कि ममता इतना परेशान न हो। ममता के पास फिर चाय पानी लेकर आता है। ममता रात भर सोचती है, उसको नींद नहीं आती है। सुबह उठ के पवन चला जाता है, शाम को आता है, सोचता है बेचारा मूड सही होगा, ममता के लिए पिज्ज़ा बर्गर लेकर आता है और एक गुलाब का फूल लेकर आता है। पीछे से ममता के बाल में लगाता है और बाँह पकड़ के अपने ऊपर चेहरा कर लेता है। हाथ पकड़ के चेहरे से कहता है ममता बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बस ममता आग बबूला हो जाती है, उसका फूल उखाड़ के जाती है, फूल लेके फेंक देती है कूड़ेदान में, और उसका पिज्ज़ा बर्गर एकदम छितरा देती, इधर उधर फेंक देती है। बहुत तकलीफ़ होती है पवन को। पवन कहता है क्यों हमसे इस तरह व्यवहार करती हो ममता? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। 4 महीने बीत गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हारे अपने नज़दीक हमको आने नहीं दिया। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? ममता चीखती है, चिल्लाती है और कुछ नहीं। पवन क्या करे बेचारा, किसी तरह से ममता को से एडजस्ट किया था, उसको खाना खिलाता है। रात को सो जाते हैं दोनों लोग अलग अलग। सुबह उठती है ममता, सोचती है कि चलो एक बार फिर शॉपिंग करने चलते हैं। मार्केट जाती है तो देखती है कि रेखा का जो पति था वो दूसरी किसी महिला को बाहों में बाँह डाल करके लेके प्यार कर रहा था। उसको देखकर बड़ा ताजुब होता है कि अरे ये तो रेखा का पति दूसरी लड़की के साथ किसी में, रेखा कैसे रहती है इसके साथ में। बहुत ध्यान से देखती है। उसके बाद घर चली आती है। घर आती है, उसका पति वही सिलसिला फिर जारी रहता है। पति बेचारा दूरी बना लिया था, क्या करे। पवन आता है, लाश की तरह पड़ा रहता है। रात भर रेखा के पति को दूसरे की लड़की की बाहों में देखकर ममता को रहा नहीं जाता। सोचती क्यों न चल के रेखा से बता दूं। वो सुबह जाती है, रेखा ने जो पता दिया था रेखा के घर के पास जाती है, कुछ गिफ्ट रेखा के लिए ले लेती है। घर के नज़दीक जाती है, उसी लोकेशन पे तो देखती है कि खिड़की खुली थी। दूर से देखती थी तो बहुत तेज़ झगड़ा रेखा और उसके पति में हो रहा था। रेखा का पति कहता है कि शान शौकत बंगला जो कुछ मैंने दिया तुम किस लायक थी देखने, अपना चेहरा तुमने आईने में नहीं देखा, मैंने तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया, मेरी इच्छा जो मैं चाहूँ करूँ, तुम हमें बोलने के लिए हकदार नहीं हो। रेखा कहती तुम किसी और के साथ रहोगे, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमसे तो अच्छा होता कि मेरा पति गरीब होता, हमको प्यार करता, हमारा ध्यान रखता, मेरी संवेदनशील होता, हमें रुपए पैसे की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्यार करने वाला पति सीधा साधा हमको मिल जाता। हमारी किस्मत तो बहुत फूटी थी जो तुम जैसे रहते हो। मेरे साथ सिंदूर तुम्हारे नाम का मैं लगाती हूँ, पति पत्नी व्रता धर्म का पालन मैं करती हूँ, और तुम किसी दूसरी की लड़की के साथ घूमते हो।
दोनों में बहुत तेज झगड़ा होता, उसके मार पिटाई शुरू हो जाता है। खींच के रेखा को एक थप्पड़ जड़ देता है उसका पति। उसके बाद रेखा रोने लगती है, बैठ जाती है। ममता से देखा नहीं गया, लेकिन आज ममता स्तब्ध हो जाती है। उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मेरा पति कितना अच्छा था, कितना हमको प्यार किया, इतना दिन से मैं किस तरह से व्यवहार उसके साथ कर रही हूँ, किस तरह से बदतमीजी उसके साथ कर रही हूँ, और 6 महीना होने को है, अभी तक मेरी सुहाग रात नहीं हुई। मैंने क्या नहीं, काश धरती फटती मैं उसमें समा जाती। इतनी उसको आत्मग्लानि और अपराध बोध हो रहा था ममता को। धीरे धीरे कदम उसके लड़खड़ा के धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। रास्ते में सोच रही थी कि मैंने अपने पति को कितना परेशान किया, कितना अच्छा हमारा पति है, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें घोड़ा गाड़ी बंगले जेवरात की कोई ज़रूरत नहीं, हमें प्यार करने वाला पति तो मेरा है ही, जो रेखा के नसीब में नहीं है। और अपने पति की तरफ उसका प्यार उमड़ता है। घर पे आई थी, एकदम बदल चुकी थी ममता। शाम को उसका पति आता है, कहता है कि ममता, मैंने तय कर लिया है कि जब तुम हमसे बात नहीं करती हो, ठीक से तुम्हारा व्यवहार नहीं है, तुम्हें हर हाल में मैं खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें जब खुशी इसी में है कि मैं तुमसे तलाक ले लूँ, तो कल मैं तलाक के पेपर कंप्लीट करा के आपके पास लेकर आऊँगा। मैं सिग्नेचर किए रहूँगा, आप सिग्नेचर उस पर कर दीजिएगा। यही कह के सो जाता है। लेकिन रात भर ममता को आत्मग्लानि से भरी रहती, उसको नींद नहीं आती। बार बार बत्ती जला के पवन का चेहरा देखती है। एक बार उसको हिम्मत हुआ कि उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके चूम ले, प्यार करने लगे। लेकिन जो व्यवहार उसने 6 महीने से किया था, उस व्यवहार को देखते हुए उस साहस नहीं कर पा रही थी। कितना अच्छा मेरा पति है, कितना अच्छा है, देखने में भी हर चीज़ में अच्छा है, खाली सीधा साधा ही तो है, हमारा ध्यान ही तो रखता है। मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, कितनी बेहूदी हूँ। वो अपराध बोध से एकदम ग्रसित हो जाती है। सुबह उठती, कुछ कहता इसके पहले ही रोज़ वो सुबह उठ के पवन चला जाता है ऑफिस, और एक पत्र वहाँ पर लिख के रख जाता है कि ममता, तलाक का पेपर शाम को तैयार करा के मैं ले आऊँगा, और कल सुबह तुम्हारे मम्मी के घर में छोड़ दूँगा। तुम हमेशा के लिए खुश हो जाना, और जितने आरोप प्रत्यारोप हैं सब मेरे ऊपर लगा देना। तलाक लेने के लिए जो भी हमको आरोपित करना पड़ेगा, चाहे दहेज उत्पीड़न लगाना, चाहे हिंसा लगाना, सब कुछ मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम खुश रहो। वो पत्र पाकर और रोने लगती है ममता। रोते रोते उसका गला रुंध जाता है। शाम हो जाती है। पवन आता है कि कहता है कि तुमने तैयार, अभी मैं 1 घंटे में लौट कर आता हूँ, तो तैयार कर लो। किस मुँह से ममता बोले, वो धीरे धीरे अपना सब कपड़ा पैक करने लगती है और सारा सामान अपना लेती है, बैग में रखती है। अपने दिमाग में सोचती है, एक बार पवन हमको माफ़ तो कर दीजिए, एक बार माफ़ी का मौका भी तुम नहीं दे रहे हो। आज मैं तुम्हें जब प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपनी गलती माफ़ी करना चाहता हूँ, मौका नहीं दे रहे हो, हमें तलाक पर अड़े हो, एक बार तो मौका दे दो। यही सोच करके धीरे धीरे अपने कपड़े को रखती है, लेकिन कितनी देर में पैक कर लेती है। लौट करके पवन आता है, बैग को उठाता है, कह रहा है चलो ममता, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जैसे बैग उठाता है पवन, तुरंत दौड़ कर ममता पवन का पैर पकड़ लेती है, कहती अब बहुत कुछ हो गया। उसके सीने से खुद चिपक जाती है, कहती हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारे जैसे देवता पति को मैंने समझा नहीं, हमको माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पवन भी क्या करे, पवन तो पहले से ही अच्छा था। वो कस कर ममता को सीने से चिपका लेता है, कहता पगली, हमें पता था कि एक दिन तुम्हें ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। मित्रों, ज्ञान तभी मिलता है आदमी को जब कोई ठोकर लगती है, किसी के समझाने से कोई समझता नहीं। ममता और पवन एक हो गए। उसके बाद उन्होंने 6 महीने बाद सुहाग रात अपनी मनाई, खुशनुमा जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन मित्रों,
इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी से कंपेयर न कीजिए। आप किसी से तुलना करोगे, कितना भी बड़ा मकान तुम बना लोगे, लेकिन आपका मकान किसी न किसी से छोटा तो ज़रूर रहेगा। इसलिए जितना है आपके पास, जो भी है आपके पास, उसी में संतोष करिए। आप मान के चलिए कि आप अरबपति हैं। कोई इम्पोर्टेड चावल नहीं खाता है, कोई बाहर का दाल नहीं खाता है, सभी लोग इसी अपने देश का, भारतवर्ष की दाल खाते हैं, चावल खाते हैं। इसलिए मित्रों, अपना परिवार मत बिगाड़िए, अपने जीवन साथी को प्यार कीजिए। आप ये मान के लीजिए कि सबसे बड़े अमीर हम ही हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ जो आपके दिल को छू ले। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।